Okay, let's start now. So last day we have seen what is the meaning of atomic number, what is the meaning of mass number, what is the number of neutrons. अब हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स. What are isotopes? आइसोटोप्स जो होते हैं, देखो, atoms of isotopes are the atoms of same element. एलिमेंट सेम होगा. एलिमेंट कैसे डिसाइड होता है बताइए? हाउ वी डिसाइड एन एलिमेंट, बताओ. एलिमेंट कैसे डिसाइड होता है? नंबर, बाय एटॉमिक नंबर. मैंने बताया एटॉमिक था नंबर सर. हाँ, बाय एटॉमिक नंबर, बिल्कुल एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है ना. एलिमेंट की आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर डिसाइड कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपने एलिमेंट डिसाइड कर लिया है. इज दैट पॉइंट क्लियर? बताइए. तो एटॉमिक नंबर डिसाइड्स द एलिमेंट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट होते हैं, अलग एलिमेंट नहीं होते हैं, है ना. यानी कि हर एक आइसोटोप का एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी बता दो. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर बताइए. Number of बोलो बेटा. protons. Proton present Number of inside the proton. nucleus of an element. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज योर एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, है ना. सो आइसोटोप्स आर द, सर ऑफ नहीं लिखा आपने, ऑफ लिख दिया. अच्छा, आइसोटोप्स आर द, कोई बात नहीं, सही कर देंगे. आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स. Elements with different mass numbers. क्योंकि सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम, है ना. एटॉमिक नंबर of isotopes are same. Isotopes are atoms of same elements with different mass number. The atomic number of isotopes are same. तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि isotopes are the atoms with number of protons, but different number of isotopes are the atoms with same number of protons but different number of neutrons in their nuclei. In their nuclei, nuclei मतलब न्यूक्लियस, है ना. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. हाइड्रोजन क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं? जैसे एक होता है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. हाँ बिल्कुल, ट्राइटियम. इसको हम हाइड्रोजन 1 भी कहते हैं. तो हाइड्रोजन 1 जो है ये क्या है? H11 है ना. ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है?
ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, और इस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब जरा देखना, ये मास नंबर रिप्रेजेंट किया, ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया बच्चों। तो मास नंबर मतलब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 1, न्यूट्रॉन कितना हो गया 0। तो प्रोटियम में आपका नंबर प्रोटॉन जो हो जाएगा दैट इज 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगा दैट विल बी 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी, यानी कि प्रोटॉन Z will be 1 and N will be 0। हाँ हेलो, आवाज जा रही है बच्चों? यस सर। हाँ चलो ठीक है, ये समझ गए। प्रोटियम वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम कहते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज Z इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 0 हो जाता है दैट इज M इक्वल टू 0, है ना। मास नंबर A विल बी 1, A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो A इक्वल टू 1, है ना। एटॉमिक मास नंबर का मतलब A और एटॉमिक नंबर मतलब Z। तो A इक्वल टू Z प्लस M, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना। तो एक तो प्रोटियम हो गया, दूसरा क्या है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, DUTERIUM, ड्यूटेरियम, है ना। सो ड्यूटेरियम में आपका क्या हो जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन 2, ओके। तो हाइड्रोजन 2, तो ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन 2 1। तो मास नंबर इज 2, एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होगा, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज Z विल बी इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज N विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1। तो मास नंबर A विल बी Z प्लस N, A will be equal to Z plus N and that will be equal to 1 plus 1 that is equal to 2, है ना। देखिए समझे, बताइए, क्लियर है? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलिए। हाँ बोलो, क्लियर है कोई सर। कुछ कहना? हाँ हाँ चलो ठीक है,
उसी तरह से ट्राइटियम होता है थर्ड नंबर पे, ये नोट कर चुके हो ऊपर वाला, ये नोट यस हो सर, बस चुका उतना है। ही। चलो ठीक है, फिर एग्जाम्पल मत बता रहे। नहीं नहीं मिटाना बेटा, बस ये हाइड्रोजन पूरा कर दो फिर। थर्ड नंबर ट्राइटियम, ट्राइटियम, तो ट्राइटियम इज हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, so the symbol for is equal to H31, तो इसका जो एटॉमिक मास है, मास नंबर इज 3 एंड एटॉमिक नंबर इज 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगा आपका A माइनस जेड, दैट इज 3 माइनस 1, यानी कि 2 न्यूट्रॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, है ना, इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होगा, तो ये चीज है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, कम ऑन राइट इट डाउन। ये बात समझ गया? सर वो कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन बेटा आप पिछले क्लास को नहीं रिवाइज किए हैं, एन क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, याद रखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था ना बेटा, अब याद रखिएगा। Yes. बेटा नोटेड, एक मिनट सर। हाँ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, याद रखो इसको। सर हाँ बोलो। जैसे किसी का भी आइसोटोप डिनोट करना हो तो ऐसे ही करते हैं, जैसे आपने कहा हाइड्रोजन और फिर वो डैश करके 3। ये डैश कहाँ डैश है, हाँ वो नाम लिखने का, हाँ नाम वैसे लिखते हैं, हाँ हाँ नाम, जैसे हाइड्रोजन का वैसे कार्बन का मैं आपको दिखाता हूँ, सबका आइसोटोप होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके आइसोटोप्स नहीं होते, सबके आइसोटोप्स होते हैं, है ना, सभी के आइसोटोप्स होते हैं बेटे, ऐसे ही डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का भी होता है, हीलियम का भी होता है, हीलियम 3, हीलियम 4, दीज आर 2 कॉमन आइसोटोप्स, है ना, हीलियम 3 और हीलियम 4 ये 2 आइसोटोप्स बड़े कॉमन आइसोटोप हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% यही होते हैं। हीलियम 5 अगर अनस्टेबल होता है, नहीं होता है। क्लोरीन का 35, क्लोरीन 35, 36, 37 इस तरह से होता है ना, वो सारी चीजें हैं। लगभग हर एलिमेंट का 3 करते हैं क्या? है ना, सभी एलिमेंट का है, आपको रटना नहीं है, सबका रटना नहीं है। ओके, हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है, वो याद होना चाहिए, कार्बन का इंपॉर्टेंट है, तो किसी का याद कर, हाँ बोलो।
सब एलिमेंट का 3 रहता है क्या ऐसे? नहीं बेटा, 3 क्या 30-30 होते हैं, 30-30 भी होते हैं, सबके 3 नहीं होते हैं है ना, बहुत होते हैं, 15-20 भी होते हैं। साइड हो जाइए ना। चलो लिखो। अब यूरेनियम का देखो, यूरेनियम का, यूरेनियम 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, इतने आइसोटोप्स होते हैं जो पाए जाते हैं यूरेनियम के, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी हो सकते हैं। ये जिसमें मोस्ट कॉमन कौन है? कॉमन है आपका 292, 93, 94, 95, 96, ये 5 कॉमन है ना, ये सब है। सर कॉमन मतलब यही हो गया ना, जो अर्थ में सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सब बराबर नहीं होता, मतलब जो होते हैं जिसको मतलब कुछ भी होगा, 0.5% भी तो होगा। अब जो 0.0000% होगा, इतना होगा, इतना परसेंट होगा, तो वो नेग्लिजिबल हो गया ना बेटा। मतलब जो पाए जाते हैं, हाँ, एक फ्रैक्शनल अमाउंट में पाए जाते हैं, प्रॉपर अमाउंट में, उनकी बात हो रही है, समझे? हाँ सर जितना आइसोटोप रहता है उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। क्या बेटा? उसका जितना भी आइसोटोप रहता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। नहीं, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती, प्रॉपर्टी अलग होती है, समझे? केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा सा फिजिकली है कि मास वास अलग हो गया, है ना। H2O है, H2O हो गया नॉर्मल वाटर, H2O का मास कितना होगा बोलो? हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 18 हो जाएगा। लेकिन D2O, को हम इससे भी डिनोट करते हैं, D से भी, तो है ना, H21 को D भी, तो D2O। तो ड्यूटेरियम का मास क्या है? 2 है, तो 4 + 16, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, समझा? तो मास अलग हो गया ना, समझा? थोड़ा बहुत मास वास का डिफरेंस होता है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल सकता है, क्योंकि मास ज्यादा कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है ना। केमिस्ट्री नहीं चेंज हो जाती आइसोटोप्स की। यस सर। हाँ, नोट। यूरेनियम का सबसे कॉमन 235, 236 है ना, 235, 92, 236, 92, दीज आर यूरेनियम सबसे कॉमन आइसोटोप्स हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो 235 होता है, फिर 236 होता है, कम ही होता है ना, बाकी सब बहुत कम पाए जाते हैं। लिखिए हो, तो हाइड्रोजन में मैंने बताया कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है कार्बन, इसीलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, 3 कॉमन आइसोटोप्स होते हैं, है ना। और क्या सर? हाँ बेटा, और होता है क्या? मतलब 3 बोले आप कॉमन है, मतलब और भी होता है क्या? हाँ और हो सकते हैं, मतलब जनरली ना के बराबर पाए जाते हैं, तो आप 3 ही कहेंगे, है ना। जैसे यूरेनियम का मैंने बोला, यूरेनियम के 9-10 होते हैं, लेकिन 2 कॉमन होते हैं। अच्छा, जैसे बताया था कि मतलब ज्यादा पॉइंट हुआ 00 करके उतना में पाया जाता है, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। बहुत कम पाया, हाँ बहुत कम पाया जाता होगा, वो चीज है, ठीक है। तो कार्बन 12 ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा। कार्बन 12, हाँ, तो कार्बन 12 आइसोटोप, इसको ऐसे भी ऐसे भी रिप्रेजेंट पढ़ते कर हैं। सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये ऐसे, सॉरी, ऐसे लिखो, हाँ, कार्बन, कार्बन ऐसे लिखो, है ना। तो कार्बन 12 का रिप्रेजेंटेशन कैसा है आपका? C12-6, या फिर ऐसे C12-6, इस तरह से भी लिखते हैं। इधर इधर किधर भी लिख सकते 6 हैं। ना लिखे तो चलेगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा, कार्बन है तो
कि होगा, लेकिन अंडरस्टूड रहता है वहाँ पे एटॉमिक नंबर। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, अगर 6 नहीं हाँ, होता वही तो वही कार्बन सर। नहीं होता है ना। अगर एटॉमिक नंबर 6 नहीं होता तो वो कार्बन नहीं होता, समझे। यस सर, यस सर, तो कार्बन बोल दिए तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, चलेगा। सर ये है ना। आपने और क्यों लिखा है, दोनों तो एक ही है, 12C6 और 12C6। मतलब बेटा ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका, अच्छा अच्छा। लिखने के तरीके की बात मैं कर रहा हूँ, ये लिख दो, ऐसे लिखो, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि कहीं भी कोई मान लो अगर एक्स आपका एटम है, एटॉमिक नंबर हो गया ए और सॉरी एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ए जेड दोनों चलता है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा अच्छा, समझ समझा। गया, समझ गया। मैं बता रहा हूँ, अब मास नंबर की पोजीशन सेम ही है ऊपर हमेशा। मास नंबर ऐसे ही रखते हैं, है ना। कोई कोई बुक इधर लिखता है पर वो गलत तरीका है लिखा, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि भाई चार्ज किधर लिखेंगे, चार्ज उधर लिखते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो 400 है ना। अब तुमको सोडियम आयन दिखाना है, Na+ दिखाना है, अब मान लो मैंने यहाँ 23 लिखा और यहाँ 11 लिखा, है ना, या 11 मैंने यहाँ लिख दिया। अगर तुम 23 यहाँ लिखोगे तो क्या लगेगा कि 23 यूनिट का चार्ज आ गया, नहीं लगेगा। यस सर लगेगा। लिख सकते हैं ना, गलत हो जाएगा ना। तो कुछ लोग इधर भी दिखा देते हैं मास नंबर को, लेकिन वो गलत रिप्रेजेंटेशन है, समझा। वो रिप्रेजेंटेशन Yes, sir. गलत है, नहीं करना होता है। आओ देखो, तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है इसमें। कार्बन 13, सो दैट इज C13 6, वो भी लिख सकते हो। एंड कार्बन 14, कार्बन 14 दिस इज रेडियो एक्टिव, कार्बन 14 दिस इज रेडियो एक्टिव, है ना, एंड यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक जिससे आप एज नापने के लिए। हाँ ये मेजर कर सकते हैं किसी भी वैसे ऑर्गेनिक मटेरियल का, है ना, जैसे कि वुड हो गया, वुड का मेजर पेड़ कर का सकते हैं, बॉडी कर सकते हैं, पेड़ का कर सकते हैं। डायनासोर है, डायनासोर मरा था, उसका कंकाल पाया गया, कितना पुराना है, Fossils का। मेजर कर सकते हैं। फॉसिल्स को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं उसका एज मेजर कर सकते हैं, कब वो मरा था, कितना साल पुराना है, तो वो सब कार्बन डेटिंग के हेल्प से होता है ना। तो कार्बन रेडियो डेटिंग का 10th क्लास में था जिक्र। था, आप लोग यहाँ भी पढ़ोगे, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट में जब कार्बन के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ोगे। चलो नोट कर लो। सर इसका यूज भी कुछ होता है, मतलब जैसे यूज जानना पड़ेगा क्या इस सबका, आइसोटोप का, जो बेटा कॉमन आइसोटोप्स का नहीं, अब कोई यूज क्या रहेगा, यही है और क्या यूज होता ही नहीं, पॉलीमर बनता है, जो भी बनता है सब, है ना, पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। यूज तो सब चीज का है। चलो अगर हम हर एक यूज को देखने लगे तो अकेला कार्बन जो होगा वो पूरे IIT के सिलेबस से ज्यादा हो जाएगा, है ना, कार्बन की पूरी कहानी उससे ज्यादा हो जाएगी। अतः है नॉलेज, एक एक एलिमेंट अपने आप में बहुत बड़ा, है ना, चैप्टर है। चलो हो गया यहां तक, बताओ, बोलिए, कम ऑन टेल मी। Yes, sir. नोटेड डाउन। Yes, sir. चलो तो आइसोटोप्स आप समझ रहे हैं, व्हाट इज आइसोटोप। यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, है ना। एक क्वेश्चन करो तो आप लोग, फाइंड द नंबर ऑफ protons and number of neutrons in the following। करिए तो पहले नंबर पे K3919, दूसरे नंबर पे
क्लोरीन 3717 तीसरे नंबर पे, कैल्शियम 4020 चौथे नंबर पे, है ना। सोडियम 2311 पांचवें नंबर पे, आयरन 5626 छठे नंबर पे, Fe 5726 सातवें नंबर पे, है ना। 3580 करो। सातवें आठवें नंबर पे, यूरेनियम 23592 नाइन्थ नंबर पे, थोरियम 231। सर 8th नंबर में क्या लिखे हैं? क्या 8th पे 8th लिखे नंबर, हैं यूरेनियम है हुआ। बेटा, यूरेनियम 235 U92 92 लिखे हैं। दिस इज Okay, थोरियम। एक और ले लो, 10 नंबर तक कर लो। है ना। स्कैंडियम 2141 इसको करो। कम ऑन डू, सब में फाइंड करो बेटा। या 41 ले लो, इसका कोई ले लो, क्या जाता है। 43 ले लो, चलो। नोट कर ली। करो बेटा। Come on, do it. Find the number of protons and number of neutrons in the following. इसको करिए। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। सर हो गया सर। बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार्स। जानिए आइसोबार्स क्या होते हैं। लेट्स नो अबाउट आइसोबार्स। देखो आइसोबार्स जो होते हैं, आइसोबार्स में आपका मास रहता है ना। सेम मास नंबर, मास नंबर मतलब ये ऊपर वाला सेम रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, समझे। और एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी
नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएगा फिर, है ना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम रहेगा, यानी कि एटम्स of elements which have same number of nucleons in their nucleus. In their nuclei. ठीक है बेटा, the atoms of elements which have same number of nucleons in their nuclei, है ना, are atoms of elements which have same number of nucleons in their nuclei are, क्या हो जाएंगे, atoms of elements which have same number of nucleons in their nuclei, तो उसको क्या कहेंगे, are न्यूक्लियर से इतना ही नहीं होना चाहिए, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे वो, बोलिए, आइसो बार्स, यानी कि हेंस isobars have different number of, hence isobars have different number of ऐसे लिखो, atomic number but same mass number, है ना, यानी कि नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो आइसोबार की प्रॉपर्टी क्या हो, है ना, सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, याद रहेगा, याद रखना होगा बेटा। चलो नोट कर लो इसको, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, विल सी एग्जाम्पल्स। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बेटे, बोलो, यस सर, हो गया। समझ में आ गया ये? एक मिनट सर। यस। हाँ देख लो, सिंपल है बेटा। सर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? बेटा
याद रखो भाई, लास्ट डेट ना ये समझाया है, लेक्चर मैंने शेयर भी किया, आप लोग फिर ध्यान नहीं दे रहे। क्या बताया था मैंने? भारत में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले को क्या कहते हैं? इंडियन। याद आ रहा है? इंडियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या कहते हैं? यस। न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस। कौन रहता है बताओ? न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ऐसे रिपीट बार बार मैं करूंगा चीजों को तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे देव? याद रखिए। क्या लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा है? तो लिखना Yes, sir. होता है ना, लिखाया भी है मैंने न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। दोज रिमेन्स, दोज पार्टिकल्स व्हिच आर इनसाइड द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियॉन्स। इसको करो, है ना? यानी कि क्या हो जाएंगे न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होंगे उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स लिख लो, ध्यान रखो, है ना? देखो न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा? दोज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दोज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब का मतलब क्या हो गया? एटम से भी जो छोटे होते हैं, है ना? सब मतलब उससे कम वाला। सब एटॉमिक पार्टिकल्स which remain inside the nucleus, which are found inside the nucleus, है ना? ऑफ LUS लिख लो। एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, है ना बेटा? न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। हेंस न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। समझा देव? यस सर। नोट कर लीजिए। और देखो बार बार चीजों को पढ़ो, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन कम हो रहा है ना? बार पढ़ो। और समय बिल्कुल वेस्ट मत करिए, पूरा समय दीजिए पढ़ाई को बेटा। आइसोबार्स के एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो आइसोबार कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट करके पता चलेगा, है ना? हाथ पैर बैठ बांध के बैठ जाएंगे तो नहीं पता चलेगा, है ना? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कह रहा है आइसोबार में? कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन सेम, यानी कि न्यूक्लियॉन का नंबर क्या होता है बताओ? न्यूक्लियॉन्स के नंबर को क्या नाम दिया गया है? मास नंबर। मास नंबर, यानी कि मास नंबर सेम होना चाहिए। डिफरेंट प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना है। हाँ, तो जैसे कि तुम देख लो, ये है ना, पोटासियम 39 19 एंड कैल्शियम 39, ये 39 में आता है ये, हाँ आता है 17, है ना? ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियॉन 39 में आता है ना? हाँ, तो ये आपका नहीं, 39 में ये नहीं आता है, सॉरी, ये 37 में पाया जाता है। कोई और ले लेते हैं, है ना? 39 हो गया ना, ये आता है, क्या नाम है? आर्गन आता है, आर्गन 39, और आर्गन का क्या होता है? 18।
है ना। सर ये देख लो आर्गन का नंबर 40 क्या होता है। बेटा, 40 होता है। 40 आपका एवरेज होता है ना। आइसोटोप्स भी तो होंगे उसके, समझा। कार्बन का यस सर। होता है, तो कार्बन का 12 होता है, तो क्या कार्बन 14 नहीं होता है ना। कार्बन का 12 पॉइंट समथिंग एवरेज होता है, 12 पॉइंट, है ना, जो आता है 12.001 या 001। 011, है ना, या 011 जो भी आता है वो एवरेज आता है, एवरेज एटॉमिक में है ना, एवरेज एटॉमिक मास आता है। ठीक है, तो वो चीज है। आर्गन में 40 आता है, तो उस तरह से अब आर्गन 40 को देखेंगे, तो ऐसे भी देख लो। एग्जांपल में पहला ये ले लो, आर्गन 40 और कैल्शियम 40, है ना। कैल्शियम 40, आर्गन का 39 जो है वो आइसोटोप है ना बेटा। वो चीज है, कैल्शियम 40-20 एंड आर्गन 40-20, तो ये भी आपके आइसोटोप्स हो जाएंगे। 40-18 नॉट 20, समझा। तो ये आइसोबार्स हो जाएंगे, दीज आर आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में आपके क्या हो जाएंगे, दे विल हैव सेम। सेम मास ओके, नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कार्बन 14 आपने पढ़ा है, कार्बन 14 6, ये रेडियो एक्टिव है। उसी तरह नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 नॉर्मल है ना, समझा बेटा। एक सेकेंड देखो, ये समझ में आया सुजल। बोलो बेटे, यस सर क्लियर है। आ गया। चलो ठीक है ना, सबको ही देख लो अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो दीज आर, यानी कि आइसो बार पहचानना आसान है ना, बहुत आसान है पहचानना। आइसो बार में क्या होगा, ऊपर वाला सबका सेम होगा, है ना, ऊपर वाला सेम होगा, मतलब मास नंबर सेम होगा। आइसो में नीचे वाला सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। कोई दिक्कत, तो नहीं सर। है ना। चलो, सर ये सब आइसो याद बार्स रखना में सर। क्या याद रखना पड़ेगा। ये आइसोबार्स। नहीं बेटा, अब तो बना के भी लिख सकते हो, दो याद रहना चाहिए। अब थ्योरी स्कूल एग्जाम होगा तो स्कूल एग्जाम होना चाहिए, दो एग्जाम्पल, राइट वन हाँ सर। एग्जाम्पल या राइट टू एग्जाम्पल। वरना आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्या याद रखना, ऑब्जेक्टिव में जो सामने ऑप्शन दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोबार्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स, है ना। हाँ सर। उसमें तो ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां कैलकुलेट करके देख के निकालोगे, रूल पता होना चाहिए, समझा। यस सर। चलो ठीक है, कर लो, कर लो। हो गया बेटा। सर एक मिनट एग्जाम। हाँ जल्दी से करिए नोट, फिर आते हैं। हाँ प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिए। यस सर हो गया नोट। हाँ आओ आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स अगला जो है उसका नाम है आइसोटोन्स। चलो जानते हैं बेटा कि आइसोटोन्स क्या होता है। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय आइसोटोन्स? आइसोटोन्स है ना, टोन्स से सोचो, टोन न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन बराबर होता है इसमें। इसमें क्या होगा? ये पहली सेम बार नंबर सुना ऑफ, है। हाँ कोई बात नहीं, अब याद रहेगा ना। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डिफरेंट नंबर, ये डायरेक्ट देख के नहीं पता चलेगा, प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझो, समझ में आया? बोलो, स्टेटमेंट क्लियर है बेटे? ऐसे इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा उससे। हाँ वो अलग बात है, बात क्लियर है या नहीं पहले ये देख लीजिए। हाँ सर। सर सोडियम और मैग्नीशियम होगा। नहीं, सोडियम मैग्नीशियम कैसे कह सकते हो, उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर बताना होगा ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो दोनों में सेम ही है ना। क्यों? चलिए सोडियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए 22 एंड 11। अब मैग्नीशियम ले लीजिए 25 12, सेम है। सर 23 11 सोडियम और 24। वही तो मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ सोडियम मैग्नीशियम बोल देंगे तो बराबर हो जाएगा। बोलो, नहीं सर, नहीं बराबर नहीं होगा। सिर्फ सोडियम या मैग्नीशियम बोलने से काम नहीं चलेगा ना, उसका बताना पड़ेगा ना मास नंबर। ओके सर, ओके सर। समझा बेटा? सोडियम के भी तो बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो उसका क्या आइसोटोप देना सोडियम, पड़ेगा जिससे इक्वल हो जाए। हाँ जिससे इक्वल, उसका आइसोटोप हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना कि सोडियम का कौन सा आइसोटोप और मैग्नीशियम का कौन सा आइसोटोप। समझा? बोलो अंकुर। यस सर, यस सर। क्लियर हुआ हेलो। क्या? हाँ सर, क्लियर हो गया हाँ सर। चलिए Clear हो ठीक गया। है। तो आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। एग्जांपल लिख लीजिए, यानी कि दीज आर एटम्स, ऐसे लिख सकते हो, दीज आर एटम्स ऑफ स्पेसीज या एलिमेंट्स which have same number of neutrons but different number of protons। प्रोटॉन सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है ना। सेम न्यूट्रॉन सेम प्रोटॉन हो जाएगा तो एलिमेंट ही सेम हो जाएगा, है ना। सेम आइसोटोप ही हो जाएगा, आइसोटोप भी नहीं होगा, सेम ही एटम हो जाएगा। तो सेम एटम में हम थोड़ी कहेंगे, समझे। तो these are atoms of species which have same number of neutrons but different numbers of protons, number of their न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, उनके न्यूक्लियस में होता है, ये ध्यान रखोगे। चलो सर देखो, हाँ बोलो। न्यूक्लियस प्लूरल है ना? प्लूरल। न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। अच्छा ओके सर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज सिंगुलर, न्यूक्लियाई इज प्लूरल, है ना। चलो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल
जैसे कि पोटासियम 39 19 एंड क्लोरीन ले लो 37 17। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहां मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n1 है, 10 तो n1 क्या हो गया 20 होगा सर। 20 हो जाएगा सर। 20 ध्यान 20 से कैलकुलेट करो। 20 तो दैट 20 विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड, तो a मास का माइनस माइनस जेड एटॉमिक नंबर। 39 माइनस 19 दैट इज 20। 20 यहाँ पे n2 मान लो, n2 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, तो दैट इज 37 20 माइनस 70 दैट इज 20। तो n1 इक्वल टू n2, n1 इक्वल टू n2, देयरफॉर 39 and chlorine 37 are isotones। समझा बेटा, दे आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होगा, आइसोटोन्स में सेम नंबर, आइसोटोन्स में क्या होगा, आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन होंगे। ये बात क्लियर हुआ, देख लो, समझा बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाज इक्वल टू a माइनस जेड। इसको ऐसे करोगे, इज दैट क्लियर, बोलिए, नोट कर लीजिए बेटा। उसी तरह से आप देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जब आएगा तो अपना कर लेना कैलकुलेट लो, है ना, कम ऑन, नोट इट डाउन। सो आइसोबार, आइसोटोप और आइसोटोन, ये तीनों क्लियर है अभी आपको, सभी बच्चों को क्लियर है। यस सर, हाँ तीनों सर। clear है। चलो नोट कर लो इसको, इस पे गलत मत करना। आगे बढ़ते हैं। नोटेड डाउन, बोलो बच्चों, नोट हो गया। इज दिस यस कंप्लीटेड? सर, यस सर। सर एक मिनट। करो करो, जल्दी से कर लो, आइसोटोन्स का भी कर लो। नोट कर लिया, जल्दी बताओ। यस सर, हो गया। सभी का हो गया? आई एम गोइंग टू रब दिस। सर एग्जांपल मत बताना। करो, जल्दी से लिखो बेटा। हो गया सर। ओके,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझो ये चीज कई बार आपके पास आएगा, है ना, में भी पढ़ोगे, क्लास 12th में और 11th में आप में थोड़ी बहुत जानते हैं, बहुत डिटेल में अभी नहीं जानेंगे, ब्रीफ में जानेंगे, है ना। अभी हम लोग इसको फैक्ट की तरह जानेंगे, डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म ये सब नहीं आता है। ओके, छोटी छोटी बातें करेंगे जो कि आपको दिमाग में बैठाना है। ये बात समझ रहे हो बच्चों? बोलो। हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड, वो आपको दिमाग में बैठाना है। कुछ बातें आप लोग पहले से सुने भी हैं, जानते भी हैं, कुछ चीजें नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आपको बात को मन में बैठाना है। ओके, हर चीज यहाँ पर जो है आपको क्लियर यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, बस एज अ फैक्ट चीजों को बताऊंगा जो आपको दिमाग में रखना है। आगे चल के क्लास 12th में फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ओके, तो अभी उस पर बहुत ज्यादा कुछ वैसा है नहीं, थोड़ी बहुत चीजें हमें जानने की जरूरत होती है, सो डोंट वरी। बोलो। हाँ बोलो। सर माइक्रोवेव से निकलती है ना ये? बेटा हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप अभी नहीं जानते इसके बारे में। दुनिया में जो कुछ है सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। आप, हम, सारी दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बोलिए, है ना। एटम करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, है ना। इंटायर यूनिवर्स बट कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपसे माइक्रोवेव की बात कैसे कर सकते? जो भी कुछ है ना, सब कुछ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। अब बोलो, कुछ गया दिमाग में? नहीं गया ना, है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। आपका नाक, आंख, कान, मुंह, खाना पीना, रोटी, पूरी, सब्जी, गोलगप्पे, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये हेडफोन, ये मोबाइल, ये टीवी, मोबाइल का कवर, है ना, मेरे दाढ़ी के बाल, है ना, हर चीज, ब्लड्स, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी, है ना। मार्कर, इंक, साउंड, है ना। अब बच्चे बोलेंगे 12th पास वाले के, भाई आपने तो साउंड पढ़ाया, नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होगा? तो क्या बना देंगे उसको, साउंड नहीं है ना। साउंड नहीं है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बताओ? पार्टिकल से। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? मैटर वेव है, मैटर से प्रोड्यूस होता है। मैटर किस चीज का बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स किस चीज के बने? चार्जेस से, है ना। किस चीज क्या है? चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हर चीज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, समझ रहे हो? यस सर। हर चीज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। सिर्फ माइक्रोवेव नहीं, सिर्फ इंफ्रारेड नहीं, सिर्फ लाइट नहीं, है ना, सिर्फ विजिबल ही नहीं, विजिबल लाइट ही नहीं, अल्ट्रावायलेट ही नहीं, कॉस्मिक रे ही नहीं, गामा रे ही नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। आप कह सकते हैं दिस इंटायर यूनिवर्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ नथिंग एल्स, इट्स ओनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलो सुजल, सुजल बेटा, है ना। हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो कैसे रिलेट करेंगे, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। बोलो, हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो, है ना। किसी भी चीज को एनर्जी कहां से मिलता है? क्या देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो देता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब चलिए हम इतने जानेंगे चीजों को, हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। ओके, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो पहले जान लो। क्या स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, है ना। अब हमारी आंखों को दिखा तो वो होगा, हमारी आंखों को नहीं दिखा तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बोलिए, अब ये बोलो, अगर कोई ब्लाइंड इंसान है जो कभी देख नहीं सकता है ना, तो वो क्या कहेगा कि व्हाइट लाइट तो होती ही नहीं है। लाइट
कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में, यही ना कहेगा। बोलो सुजल, बताइए। हु इज ब्लाइंड सिंस बर्थ, कंप्लीटली 100% ब्लाइंड, क्या वो क्या बोलेगा? हम कैसे मान लें? लाइट होता ही नहीं है कुछ, यही ना बोलेगा। बोल रहे हैं कि व्हाइट लाइट है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, हमें तो सिर्फ ब्लैक ही दिखता है, हमें तो ब्लैक के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है दुनिया में, सिर्फ ब्लैक ही होता है, ब्लैक के अलावा कुछ होता ही नहीं है ना? ओके, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बताओ। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा अगर नहीं बोलेगा, आप किसी ऐसे बंदे को खोजना, ट्राई करना, अगर कोई पता हो जो जन्म से ही बिल्कुल जो है ब्लाइंड हो, जिसको कभी जिसने कभी देखा ही ना, 100% ब्लाइंड, समझे? जैसा कि आप आंखों के ऊपर एकदम बिल्कुल पट्टी बांध लो, 10-20 पट्टी बांध लो और आपको कुछ ना दिखे, वैसा ब्लाइंड हो। उसको जाके आप जरा समझाओ कि रेड कलर कैसा होता है, एप्पल कैसा कलर में दिखता है, समझा के दिखाओ मुझे एप्पल कैसा दिखता है, और फिर डिफरेंस बताना कि एप्पल और गुआवा के कलर में और ऑरेंज के डिफरेंस क्या है, समझा पाओगे? है ना? समझा? उसके बाद उसके आंखों के सामने रख देना, नहीं। उसके आंखों के सामने एक एप्पल रख देना, एक गुआवा रख देना और एक ऑरेंज रख देना, टच मत करने देना, है ना? और उसको बोलना ठीक है बताओ पहला नंबर पे क्या रखा है, दूसरा पे क्या रखा है, तीसरा पे क्या रखा है, कलर देख के बताओ, बताओ कलर को। कैसे बताएगा? नहीं बता पाएगा, है ना? आज भी सिचुएशन वही है, पर उससे थोड़ी बेटर है, हम देख सकते हैं चीजों को। अब आपको क्या है, आप कहेंगे एक्सरे, एक्सरे को हम देख नहीं सकते, एक्सरे को हम देख नहीं सकते, है ना? गामा रे हम देख नहीं सकते, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट हम देख नहीं सकते, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स हम देख नहीं सकते, हम नहीं देख सकते, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है? बोलो, एग्जिस्ट करता है ना? जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, वैसे ही व्हाइट लाइट भी है, वैसे ही ब्लू भी है, वैसे ही ग्रीन है, वैसे ही रेड भी है, सब है, सब सेम चीज है। सब किस चीज का बना हुआ? बताओ, ब्लू लाइट किस चीज का बना हुआ है? बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ। आइटम्स का एटम्स का लाइट नहीं बना हुआ है बेटा, लाइट के एटम्स नहीं बने हैं, लाइट से एटम बना है, लाइट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लाइट नहीं बना है ना? ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऑक्सीलेशन से लाइट प्रोड्यूस, वो बात अलग है, लेकिन लाइट इज नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लाइट डू नॉट हैव मास, है ना? और फोटोन का कॉन्सेप्ट वहां आता है, फोटोन क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो वो किस चीज का बना हुआ है? यहां देखो क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब हुआ? चार्ज के हेल्प से मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हैं। तो चार्ज को छोड़ दो, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ ना, वो वेव हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नाम पड़ा? क्यों कि नाम वो पड़ा? कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में भी, उसे मैटर की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। की जरूरत नहीं होती इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह देंगे, तो उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, नॉन मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं? बोलो, क्योंकि वो बना होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। किससे बना होता है? बताओ, याद करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है, जान लो, दिमाग अभी लगाना ही नहीं है, याद करना है ना? मैग्नेटिक वेव किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना मैग्नेटिक फील्ड है ना? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ का मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन ही है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, है ना? समझे? स्पेस में फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने की, ट्रेवल करने की स्पीड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की भी जो स्पीड होती है
वो भी वही बराबर, एग्जैक्टली बराबर 3 × 10⁸ सेकेंड, है ना, ये होता है। वैक्यूम में हाँ वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, 2.99 समथिंग करके होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड लाइट इलेक्ट्रिक जितनी ही हुई फील्ड। ना, लाइट ही हुई ना। बेटा समझाना चाह रहा हूँ, ये बोलिए, है ना, मेरा हाथ है ना, मैं जब आपको पढ़ाने आऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, आर के सर का हाथ आ गया या आर के सर आ गए? बोलो। सर आ गए। मैं आ गया ना, आपके टीचर आ गए या टीचर का हाथ आ गया, टीचर का नाक आ गया, है ना। हमें तो लगा था आज आप बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। चलो, तो ऐसा नहीं है, समझे। लाइट जितनी मत बोलिए। क्या ये बताओ, व्हाट इज लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेड ऑफ? इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। It means कि light is also a combination of electric field and magnetic field, यस सर। यस। है ना। तो लाइट तो हम उसको अलग से नाम दे दिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताओ कि लाइट की स्पीड क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी, बराबर, यस सर। है ना। तो ये मत बोलो कि ये लाइट की स्पीड, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होगा वही लाइट का भी स्पीड होगा, क्योंकि लाइट मैग्नेटिक वेव ही है ना। अब मान लीजिए कि देव जो है वो घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े पे, और घोड़ा चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं घोड़े को, तो देव की स्पीड क्या होगी? इतनी घोड़े की कितनी तो घोड़ा की स्पीड होगी, जो घोड़ा का तो स्पीड घोड़े होगा। की स्पीड होगी। तो यहाँ घोड़ा कौन है? घोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, है ना। एक्चुअली लाइट भी बना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ही है, समझे। ओके, वो Yes. चीज है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद रहेगा आपसे? बोलो, बताओ। सही याद रहेगा। हाँ, याद रखना है। याद अब आप जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेस में ट्रेवल कैसे करता है। वेव एक बहुत अच्छा चैप्टर है, 11th में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके, अब मैं ही बेसिकली, है ना, और समझोगे। गॉट इट? क्या वेरी फ्यू टीचर, है ना, बहुत कम, 2-3 टीचर ही इंडिया में हैं जो कि वेब पढ़ा सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली आई एम वन अमंग देम, वरना सब रटा रटाया कुछ भी बता देते हैं, पता कुछ भी नहीं होता है। देखो, ध्यान दीजिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एक्चुअली है क्या? है ना। जनरली देखो, हम ह्यूमन बीइंग किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रोज मिलते जुलते हैं? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिससे हम रोज मिलते हैं? आजकल तो बहुत सारे हैं, पर फिर भी हर एक ह्यूमन बीइंग लाइट, जिसको आप लाइट कहते हैं, विबग्योर, है ना, जो विबग्योर है, VIBGYOR, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ना, विबग्योर यानी कि व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट को हर कोई जानता है ना, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना रहता हो, है ना। पूरे जंगल में अकेला, एक जंगल बने टापू पे ले जाके अकेला छोड़ दो, आइलैंड पे, उसके कुछ भी ना दो, है ना, मोबाइल फोन, ना टावर, वहां कुछ भी नहीं है, कम से कम लाइट तो जरूर होगा, है ना। पे भी छोड़ देंगे भाई, 6 महीने के बाद अगर जिंदा रहा तो लाइट तो देखेगा, बोलो, हाँ, है ना। तो लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको अगर ब्लाइंड ना हो तो, इंसान अगर ब्लाइंड ना हो, है ना, उसके साथ ऐसा ना हुआ हो हादसा कि वो ब्लाइंड हो, तो ऑब्वियसली लाइट सब जानता है ना। जो ब्लाइंड भी होगा वो भी लाइट के बारे में सुनता जरूर होगा,
तो लाइट इज सच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम रोज जानते हैं, रोज जिसके बारे में सुनते हैं, या रोज जिसका हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी है हमारे लाइफ में। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एज अ वर्ड यूज कर दिया जाता है। समझे? बोलो। हाँ, समझ रहे हो? कॉमन नाम की तरह हो गया। लाइट से विजुअल लाइट को, डे टू डे लाइफ में हम लाइट का मतलब विजुअल लाइट कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में, है ना, साइंस के टर्म्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी लाइट की तरह, कॉमन इंसान की तरह कह देते हैं, है ना, या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट की तरह कहते हैं। इज दैट क्लियर? है ना? समझ रहे हैं? बोलिए। यस सर। है ना? अब आप यहां पे अगर समझते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट भी मैं लिख दूं, लाइट, तो कोई बुराई नहीं है लिखने में। पर आप ये दिमाग में रखिए कि लाइट का मतलब सिर्फ विब्योर नहीं है, एक्सरे भी है यहाँ पर, अल्ट्रावायलेट भी है, गामा रे भी है, कॉस्मिक रे भी है, इंफ्रारेड भी है, रेडियो वेव्स, है ना, माइक्रोवेव्स भी है, सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? वी आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग हियर। चलिए, है ना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लाइट मीन्स विब्योर, लाइट मीन्स विब्योर, एंड विब्योर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So how an electromagnetic radiation travels in space? तो ये बात लिख लीजिए आप लोग यहां पर, electromagnetic radiation travels in space, चाहे फ्री स्पेस हो या मीडियम हो, पानी के अंदर हो, शीशे से पास करता हो, एयर में पास करता हो, हर जगह तरीका वही है। हाँ, स्पीड बदल जाती है ना, ड्यू टू मीडियम स्पीड बदल जाता है, पर मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। क्यों बदलता है ना, ये आप कभी नहीं पढ़ेंगे। कैसे बदलता है, कितना बदलता है, बस कैलकुलेशन पढ़ेंगे, समझे? क्यों बदलता है इसका भी जवाब है, ये आप जाएंगे कॉलेज में पढ़ेंगे, जब इंजीनियरिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब पढ़ेंगे। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर किसी ने को पता होगा लाइट का स्पीड क्यों बदलता है ना, सबको नहीं पता है। जो वर्क करते हैं जो वहां पर, उनको पता होता है ना बेटा। सो आई हैव गॉट इन्वॉल्व विद सच थिंग्स, सो आई नो अबाउट दैट, है ना। तो ये ध्यान रखिए, आप अगर इंटरेस्ट लेंगे आपके पास वहां पे नॉलेज के लिए बहुत कुछ मिलेगा कॉलेज में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्पेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ electric and magnetic field. Electromagnetic radiation travels in space with the help of electric field and magnetic field, है ना। तो पहला चीज तो आपने ये पॉइंट जाना। दूसरा पॉइंट देखो, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं होते, ऑक्सिलेटिंग होते हैं। ऑक्सिलेटिंग मतलब वो ऑक्सिलेट करते हैं, पीरियोडिक, समझ रहे हैं। उनकी वैल्यू जो वेक्टर है ना, मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर का लेंथ जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वेक्टर जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है, कभी पॉजिटिव, ये मान लो 0 है, ये लाइन 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बताओ यार, वो बढ़ रहा है, बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, फिर घट गया, घट के फिर 0 हो गया, 0 होकर फिर नीचे गया तो निगेटिव में चला गया ना, डायरेक्शन बदल गया, इधर हो गया वेक्टर। अब ऐसे घट के देखो, अब छोटा होता गया, छोटा होकर फिर 0 हो गया, 0 हो गया, फिर बढ़ा, यानी कि इस तरह से ऑक्सिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी ऑक्सिलेट करता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ऐसे ऑक्सिलेट करेगा, मान लो एक वाई एक्सिस में तो एक जेड एक्सिस में, हाँ, और ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। अब क्यों होता है वो सब बात की बात है, 12th में पढ़ोगे। ई क्रॉस बी, ई हो गया इलेक्ट्रिक, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, यानी कि वेव इधर भागेगा। वेक्टर प्रोडक्ट देख लो, वेक्टर यहाँ भी यूज हो रहा है, कहीं भी वेक्टर आपका छोड़ेगा नहीं। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर बिना वेक्टर के कोई फिजिक्स पढ़ता या पढ़ाता है तो पढ़ने वाला तो समझेगा नहीं और पढ़ाने वाला तो बेवकूफ है।
समझ लो, है ना, बिना वेक्टर के फिजिक्स पढ़ाया ही नहीं जा सकता है, समझे बेटे, वो चीज है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा चीज क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in directions perpendicular to each other. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अदर, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑक्सिलेटिंग इन नेचर। ऑक्सिलेशन के बारे में तो भाई बहुत टाइम है आपको पढ़ने में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑक्सिलेटिंग इन नेचर। अभी आप इसके बारे में कुछ जानेंगे तब रदरफोर्ड्स का ड्रॉबैक समझ पाएंगे, फिर बोल समझ पाएंगे, उसके लिए जरूरी है ना बेटा। बहुत लड़ाई हुई थी साइंटिस्ट लोगों के बीच में, घमासान युद्ध उठाकर लोग दौड़ गए थे साइंटिस्ट लोग, ऐसी हालत थी, है ना, बहुत लड़ाई हुई थी साइंटिस्ट लोगों के बीच में, वर्ल्ड वार की तरह, साइंटिस्टों का वर्ल्ड वार, है ना, लाइट के चक्कर में। लाइट ने बहुत साइंटिस्ट को लड़वाया है ना, बहुत सारी उनकी इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग जानेंगे आगे की क्लासेस में। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑक्सिलेटिंग इन नेचर, है ना, ऑब्वियसली देयर डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड साथ में जीरो होते हैं, साथ में मैक्सिमम होते हैं, साथ में नेगेटिव होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा आप लोग को, है ना, डायग्राम में देख लेंगे। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब जिधर मूव करता है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई एम। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज perpendicular to both electric field and magnetic field। कौन सा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण ईएम वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा। वही ई क्रॉस बी, हाँ, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। इवन ई और बी भी परपेंडिकुलर होता है, तो वी जो होता है ना आपका, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वी इक्वल टू ई क्रॉस बी मत कहो, ऐसे कहो, वी की जो वैल्यू होती है ना, ऐसे वी विल बी इक्वल टू ई बाई बी, ऐसे आता है। तो यहां से आपको देख लो, ई विल बी इक्वल टू वी, ये होता है ई इक्वल टू वी क्रॉस बी, ये एक्चुअल रिलेशन है, ई इक्वल टू वी क्रॉस बी। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ द वेव, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वो चीज है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में वी होता है, लेकिन एक्चुअल मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, ई इक्वल टू वी क्रॉस बी, ये रिलेशन है ना। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, नो कैलकुलेशन इज देयर इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनसे कोई लेना देना हमें नहीं। फिजिक्स में बिल्कुल एंड में आपका आएगा, है ना, 11th 12th क्लास में आएगा, वो भी 12th क्लास के लास्ट में आएगा। इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है अभी। यहां तक नोट कर लिया, यस सर। बोलो।
चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लास्ट फील्ड, पॉइंट हाँ लास्ट पॉइंट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कब तक? 2 बजे तक या नहीं 1:30 बजे तक? 15 मिनट और 1:30 बजे तक, ओके सर। ठीक है 1:30 बजे तक करेंगे, 15 मिनट और। देखो जैसे ये मान लो एक प्लेन हो गया है ना, ऐसे ले रहा हूं, वाई जेड प्लेन हो गया, सॉरी एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस इधर जेड एक्सिस इधर, समझो है ना, दिख रहा है ना 3D, एक्स एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इधर बाहर यस की सर ओर। और ये हो गया आपका प्लेन, कौन सा प्लेन हो जाएगा ये ऐसे रख लो, ये हो गया 3D एक्स वाई सर प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और ये वाई जेड हाँ, प्लेन, वाई ये वाई जेड प्लेन है ना, इस तरह से। तो इसको दिमाग में रखना, समझे। मैं इसको रब करके बनाता हूं, कैसे बनेगा देखना बेटा, वो ध्यान एक्स वाई दीजिए। जेड तीनों हो गया ना? हाँ तो तीनों दिखाएंगे ना, एक्स वाई जेड लेके दिखाएंगे तभी तो तीनों परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। देखो Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इवन वी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर, तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यानी कि एक्स वाई जेड से हम दिखा सकते हैं हाँ सर। ना, वो तो एक्स वाई जेड Yes, हम sir. मान रहे हैं ना। वो ऐसा तो नहीं कि सूरज से जब रोशनी आ रही है तो वहां से एक्स वाई जेड लिख कर आ रहा है, समझे है ना बेटा। ये मान लो वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, मान लो एक्स में वेब मूव कर रहा है, जिधर वेब मूव कर रहा है उसको हमने एक्स मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ले लिया है यहाँ पे वाई में, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई में ले लिया, तो ऐसे वेव है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव वगैरह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, है ना, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है। नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े हो क्यों, साउंड नहीं पढ़ा था पढ़े वेब चैप्टर, तो साउंड पढ़े तो वहां पे नहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स नहीं वर्ड है। तो यस लैम्डा का सर भी कुछ था। था वो सब, याद नहीं। इसे तो कह याद रहा नहीं हूँ सर। याद, ये मत बोलो कि नहीं पढ़े, ये बोलो कि याद नहीं है ना बेटा। 9th में पढ़ा था सर, साउंड चैप्टर ही था एक। हाँ वो सब रिवाइज कर लो, ठीक है। वैसे कुछ खास नहीं हो तो मैं 10 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन जब यूज होगा तो रिवाइज कर को यूज हो जाता है। जैसे अभी आपको यूज हो जाएगा, अगर हम वेवलेंथ वगैरह की बात करें तो यूज हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो वेव की वेलोसिटी इधर है, वेव इधर जा रहा है, देख लो डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है ना, ऐसे डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक पोजीशन मैंने दिखाया है। वेव आपको कोई मतलब नहीं है ना, जरूरत नहीं है समझने का, बस अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए, केमिस्ट्री है, आना चाहिए कि वेव क्या होता है, ओके। समझो, थोड़ा सा पता होना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, कलर से मैं बना देता हूं, ये देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है, यूं ऑक्सीलेट कर रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यूं ऑक्सीलेट कर रहा है, देखो वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है तो मैं जेड में बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे बना दो जेड में, यूं देखना, ठीक है ना। ये ऐसे है, देखो ऐसे 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 ऐसे, उस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने का। 3D का फिगर हो गया ना बेटा, ये फिगर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है हॉरिजॉन्टल में, पीछे से ठीक है सर ना? लग रहा है मतलब। हाँ पीछे पीछे जा करके आगे आ रहा है, ऐसे पीछे जा करके, यानी कि ऐसे बन रहा है, तो बोर्ड यस पे तो सर। ऐसे बनेगा नहीं ना, तो हाँ वो सर बस मैं समझिए। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझ लो उसको, वही काफी है समझने के लिए, मैंने बताया है, बस समझ लो ऐसे बन रहा है। फिर ये ऐसे आगे चलते आ रहेगा गया, फिर। आगे आ गया, हाँ इस तरीके से ऐसे करके रखो, समझा। हाँ, वो रोलर कोस्टर जैसा।
हाँ उस तरह से, समझा ना। तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है, अंदर की ओर गया, अंदर की ओर गया तो अंदर अंदर गया तो डॉट बना देते हैं, चलो ताकि थोड़ा और विजुअलाइज हो। फिर बाहर आ गया, फिर अंदर की ओर जा रहा है तो डॉटेड बना दो, इस तरह से। और वेव की वेलोसिटी किधर है, वेव इधर जा रहा है, यानी कि डिस्टरबेंस इधर जा रहा है। वेव का मतलब होता है डिस्टरबेंस, जैसे स्ट्रिंग है ना, कोई वायर मान लो, चलो मैं ये मोबाइल का चार्जिंग का वायर ले लेता हूँ, ये वायर लिया मैंने। अब मान लो मैं यहाँ पे देखो इस पॉइंट को डिस्टर्ब करूं, ये वाला हाथ जो इसको डिस्टर्ब करूं, तो देखो भाई कौन सा पॉइंट मूव कर, बताओ स्ट्रिंग के कौन से पॉइंट को मैं मूव करा रहा हूँ, एंड पॉइंट को, एंड पॉइंट को, इस वाले एंड पॉइंट को, है ना। लेकिन पूरा स्ट्रिंग मूव करने लगा, क्यों करने लगा, क्योंकि जो डिस्टरबेंस मैंने यहाँ किया था इस पॉइंट को, वो डिस्टरबेंस आगे की ओर ट्रेवल हो गया। कैसे होता है ट्रेवल, क्यों होता है, ये वेव जब पढ़ाऊंगा फिजिक्स में तब जानते, अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। यानी कि जो भी हम देते हैं डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करता है, ये बात समझा। बताओ डिस्टरबेंस एक पॉइंट से पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, ओके। देखो वायर नहीं कर रहा था ट्रेवल, वायर का ये पॉइंट जिसको मैं डिस्टर्ब कर रहा था वो अपनी ही पोजीशन पे था, यहीं पे ऑक्सीलेट कर रहा है ना, वो पॉइंट यहां से यहां नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पे जो भी मैं डिस्टरबेंस दे रहा हूं वो डिस्टरबेंस मूव करके दूसरे एंड तक पहुंच गया, ये समझे। ऐसे ही Yes, sir. मोशन को वेव कहते हैं, इसी फिनोमिना को वेव कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल वेव। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा, बोलो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। हाँ सर समझ गए। हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात है। और वेव तो डिस्टर्ब किया, इधर ट्रेवल किया तो इधर वेव जा रहा है, यानी कि लाइट इधर जा रहा है, तो ये वेव वेलोसिटी हो गया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड आपका किस में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई में हो गया, सॉरी जेड में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई में हो गया, है ना। ब्लैक वाला लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सिलेट्स in the wave travel in space. So this is the direction of, this is representing the direction of, this is representing the direction of, अब नोट कर लो, velocity of electromagnetic wave. propagation of electromagnetic wave, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिलेशन है E इक्वल टू V क्रॉस V, इसका कोई आपको यूज नहीं है, नो, है ना। वैसे तो अब पीएचडी करने लगोगे केमिस्ट्री यूज होगा ही, लेकिन पीएचडी नहीं करना है ना, यहाँ बेसिक चीज जानना बस है, जो आईटी तक का सिलेबस है, ठीक है बेटा। तो ज्यादा बात नहीं समझे, अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर खुद ही अकेला 11th की पूरे सिलेबस से ज्यादा हो जाएगा। 11th का जो सिलेबस है उससे ज्यादा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है, वी विल कंप्लीट इट विद इन 2 वीक, ओके। बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रा होने के बाद फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रा तक स्पीड पढ़ लेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। कंप्लीटेड, डायग्राम बना पाओ तो बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से बनाना। अब देखो मैं वेव की बात करूंगा ना तो मैं किसी एक ही फील्ड को लूंगा, क्योंकि दोनों साथ में ऑक्सीलेट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों साथ में ऑक्सीलेट कर रहा है, तो मैं किसी एक ही फील्ड को लूंगा, या तो इलेक्ट्रिक को लूंगा या मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक को लेकर के मैं समझाऊंगा हमेशा, समझे, समझा बेटा। देखो जब इलेक्ट्रिक मैक्सिमम हो रहा है मैग्नेटिक भी मैक्सिमम हो जा रहा है, जब इलेक्ट्रिक जीरो है तो मैग्नेटिक भी जीरो है, इलेक्ट्रिक निगेटिव में जा रहा है तो ये भी जाएगा, है ना। इस तरह से अपना करेगा, निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक तरफ जाएगा डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो ये ऊपर नीचे हो गया तो ये पीछे से आगे हो गया मैग्नेटिक वाला, है ना, दिख रहा है, बोलो। यस सर, Yes, sir. हाँ बस देखना है क्यों हो रहा है, ये सब नहीं क्यों हो रहा, पूरा
ईएम वेव नाम से पूरा चैप्टर है आपका सिलेबस में। ईएम वेव में भी आपको शायद पढ़ना ना पड़े, पढ़ना पड़े, हाँ पढ़ना है, थोड़ा बहुत कुछ हटाया है ना, आया है। और क्योंकि ईएम वेव सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस में है, जेईई आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, जेईई मेंस में ही आएगा, तो जितना है उतना ही पढ़ाएंगे, जो नहीं है उसकी हमें जरूरत नहीं है। देखो हो गया बेटा, हैव यू डन इट? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ कर लीजिए, ये पॉइंट्स जो है वो भी हो गया सर, हो गया। चलो ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। बस 5 मिनट और पढ़ते हैं। देखो वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या कोई भी हो, क्या क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, पहला एक वेवलेंथ, टाइम, तीसरा टाइम पीरियड, वेवलेंथ हो गया लेमडा मान लो, टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हो गया एफ, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड इज ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 चीजें हैं। सर सोनार भी था ना कुछ? वो सब वो अलग चीज है डिवाइस था बेटा, सर, वो डिवाइस वो है। अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप इनकी बात नहीं पढ़ा रहा, मैं वेव की बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, है ना। लिखो, वो तो रिफ्लेक्शन अलग चीज है, वो तो वेव का एप्लीकेशन आ जाता है, साउंड का, साउंड वेव का यूज में आ जाता है सोनार। सोनिक वेव, सुपरसोनिक वेव, सोनार वेव अलग चीज है। नोट कर लिया? यस सर। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होते हैं, हमें उतना नहीं जानना है, बस हमें जानना है। अब देखो यहां पर, ये देखो यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसको एक वेवलेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना। फिर उसका रिपीट होगा, तो यहां तक 1 वेवलेंथ कहलाता है। तो एक वेवलेंथ यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वेव को, उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो क्या टाइम सर पीरियड? ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं ना? हाँ क्रेस्ट, तो वो चीज है, क्रेस्ट हो गया, ट्रो हो गया, है ना, तो वेवलेंथ हो गया। तो वेव हो गया 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन जो हुआ, उसका जो ओवरऑल लेंथ होगा दैट इज 1 कंप्लीट वेवलेंथ। बाकी वेव जब तो उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो यहां से यहां तक 1 क्रेस्ट 1 ट्रॉ मिला करके 1 कंप्लीट वेवलेंथ होता है। यहां से यहां देख सकते हो, क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो वो कंप्लीट एक ही बात बराबर, यहां से यहां लो या यहां से यहां लो, देखो जितना आगे आए उतना इधर भी आगे चले गए, है ना। बताओ, यहां से यहां वेवलेंथ था, तो मैं इसको भी तो वेवलेंथ कह सकता हूं। ये देखो ये भी वेवलेंथ है, दिख रहा है? हाँ सर। क्योंकि इतना हम इधर आगे गए तो इतना ही इधर भी आगे चले गए, तो वेवलेंथ हो गया। तो इसी में बनाना चाहो तो बना वेवलेंथ। और टाइम पीरियड क्या होता है? 1 वेवलेंथ के बराबर वेव जितना देर में टाइम लेता है ट्रेवल करने में, उस पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, उसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जल्दी से इसको 1-2 चीज लिख लो तो काम आएगा हमें। हाँ बोलो।
नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, दोनों को मिला नहीं, के इसको एक ऑक्सीलेशन कहते हैं। हाँ, इसको एक बस। ऑक्सीलेशन कहते हैं। अच्छा, वो दोनों मिला के क्रेस्ट ट्रफ मिला के। हाँ, वो एक ऑक्सीलेशन हुआ। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, जल्दी से इसको लिख लीजिए, है ना, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, यही हुआ ना? हाँ, वही 1 सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन हुआ, है ना, तो 1 सेकंड में कितने वेवलेंथ आ गए, ट्रेवल कर गया, वो चीज वही हुआ, है ना, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हो गया द टाइम टेकन बाय वेव फॉर ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन। तो वन का मतलब यहां से यहां तक का, है ना, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा हेंस, देखो यहां से यहां आने में वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बताओ, यहां से यहां आने में वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना ऑक्सीलेशन के लिए? 1 वेवलेंथ। 1 वेवलेंथ के बराबर है। स्पीड है v, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, यस है सर। ना। देयरफॉर Yes, sir. ये भी लिख सकते हैं कि लिख लेना, उसके बाद टाइम पीरियड में ही इज द टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल 1 complete wavelength. Time taken by wave, time period is the time taken by wave to travel 1 complete wavelength. Is that clear? हाँ, तो 1 वेवलेंथ में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। देयरफॉर टाइम पीरियड जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा वी, जहां पे वी क्या है, वेव की स्पीड है, वी, ये हो गया टाइम पीरियड, है ना। यानी कि v को हम क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं t। अब फ्रीक्वेंसी जान लो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है आपको नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, मैं रब करता हूं ये चीज। एम्पलीट्यूड तो दिख ही रहा है, ये एम्पलीट्यूड कहलाया, उसकी बात हमें नहीं करना है अभी, उसका कोई यूज नहीं है हमें अभी, बस फ्रीक्वेंसी तक आज पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यूनिटरी मेथड लगाओ, टी टाइम में कितना ऑक्सीलेशन होता है, 1 ऑक्सीलेशन, तो 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन होगा, 1/t ऑक्सीलेशन 1/t होगा ना, यस सर। 1/t। therefore frequency will be equal to 1 by time period, यानी कि 1 by time period। देखो 1 by टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहां हम इस इक्वेशन को देखो, v इक्वल बाई टी है, तो मैं लिख सकता हूं ना, मैं ऊपर में यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखो बस, लास्ट इक्वेशन आज का, सिंस v इक्वल टू दैट इज 1 बाई टी इंटू लेमडा, लिखते हैं 1 बाई टी इंटू लेमडा, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यानी कि 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो v इक्वल टू एफ लेमडा। ये सब छोटे छोटे रिलेशन याद रखना मेरा बेटा, ये सब याद रखना, आप लोग काम आएगा, समझा। v इक्वल टू, v क्या है, वेव की स्पीड, सो v इक्वल टू एफ लेमडा। लाइट का अगर वैक्यूम में देखेंगे तो c हो जाएगा, c इक्वल टू एफ लेमडा, है ना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 3 into f लेमडा। इज दैट क्लियर। तो लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में कांस्टेंट होती है c इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। बोलो समझ में आ रहा है ये बात।
Yes, स्पीड sir. ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है ना, यानी कि f इंटू लेमडा विल बी कांस्टेंट फॉर लाइट इन वैक्यूम, सो दैट विल बी, अगर f इंटू लेमडा कांस्टेंट है तो f बढ़ाएगा घटेगा, लेमडा बढ़ाएंगे तो f घटेगा, है ना। तो नोट कर लो, यहां तक, आज यहीं तक रखते हैं, है ना। नोट में आप चाहे तो यहां के बाद एक लाइन यहां लिख लेना, इसी के नीचे लिख लेना, फॉर लाइट इन WM वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट के लिए क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है आपका c, दैट इज टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर v इक्वल टू f लेमडा इंप्लाइज c इक्वल टू f लेमडा, यानी कि f इंटू लेमडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझा बेटा? यहां तक की बात क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सो वी आर गोइंग टू एंड द टुडेज क्लास, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ओके बेटा? चलो अच्छे से रिवाइज करना है। एक मिनट सर। हाँ नहीं, आप लिख लो, नो इशू, यू राइट डाउन, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, और रिवाइज अच्छे से करो, पीछे की भी चीजों पे टाइम दीजिए, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, 1D मोशन, ग्राफ थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, हर चीज को अच्छे से करो बेटा, है ना। सर हाँ बोलो। आज आप भेज देना वो बुक की फोटो, कौन सी बुक का बोला था बेटा? ऐसी वर्मा भाई। अच्छा, एक बार मुझे मैसेज कर दोगे, मैसेज पे डाल देना तो मुझे याद रहेगा। यस सर। ठीक है, चलो हाँ रखो, फिर मैं भेज दूंगा, सर श्योर भेज दूंगा। ऑस्किलेशन मतलब, हाँ, ऑस्किलेशन मतलब एक ऐसे ग्राफ में ऑक्सीलेशन का मतलब वही ऑक्सीलेशन, कंप्लीट ऑक्सीलेशन, है ना, फ्लो मोशन। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, नीचे आया, वो पूरा कंप्लीट, यहाँ से ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर, अब फिर ऊपर जाएगा, तो ये पूरा एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ। ओके सर। हाँ, आप तो वे पढ़ चुके हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? चलो ध्यान रखो, ठीक है बेटे, तो आज यहीं पे रोकते हैं। ओके सर।